हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह की रिप्रोडक्शंस को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप इस अर्थ पर देख रहे हो वो अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे यंग वंस को इस अर्थ पर लेकर आते हैं। तो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम बुलाते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू होती रहे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, तो हमारा एक एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब मैक्सिमम लोग 70 to 80 ईयर्स तक जीते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने ही जैसे कुछ और इंडिविजुअल्स को इस अर्थ पर नहीं लाएंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जब वो मर जाएंगे तो इस अर्थ से ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ये मेजरली दो तरीकों से होता है। मेन कैटेगरीज दो हैं। सबसे पहली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड है। सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड है। तो यहां पर किसी भी तरह के गैमीट्स या किसी भी तरह के सेक्स सेल्स इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। सो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड और इस प्रोसेस में यहां पर एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। दोनों आपस में फ्यूज कर बना देते हैं एक जाइगोट और यही जाइगोट डेवलप होता है और इससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, कुछ एल्गे में, फिर फंजाई में। वहीं पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ह्यूमंस, वी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देन डॉग्स, then elephants, whales, so all of us, even some of the higher plants, they also reproduce sexually। तो कैसे होता है प्लांट्स में ये प्रोसेस, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के साथ। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। तो बाइनरी, तो इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं। सो बाइनरी में है, एक वर्ड है बाइनरी और एक वर्ड है फिजन, राइट? सो बाइनरी का मतलब होता है, बाई मीन्स 2, तो यहां पर दो हिस्सों में स्प्लिटिंग हो रही है। किसकी? पेरेंट सेल की। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फेमस सा एक एग्जाम्पल है विच इज बैक्टीरिया। क्लियर? तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, पिक्चर एक डायग्राम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ
पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है, तो ये कंप्लीटली ग्रोन पेरेंट सेल है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पेरेंट सेल ही डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू होगा। तो अगर आप एक नॉर्मल बैक्टीरिया बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा सा सेल बनाओगे और उसमें एक गोल सा न्यूक्लियस बना दोगे सेंटर में। लेकिन अगर आप इस वाले सेल को देखो, एक पेरेंट सेल को देखो, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना वो इलोंगेट हो चुका है, वो ऐसा लंबा सा हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करने लगा है। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ। अब धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या होगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसे हम बुलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, KARYO काइनेसिस। सो न्यूक्लियस का डिवीजन यहां पर हो गया। अब आप नेक्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो कि यहां पर ये जो साइड की मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ को टर्न होना शुरू हो गई है, मतलब ये अंदर की तरफ को फोल्ड होना शुरू हो गई है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये दोनों आपस में मिल जाएंगी और हमें क्या मिल जाएंगे, दो सेल। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इस यहां पर हो रही है इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगी इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो रही है, अंदर की तरफ को दोनों तरफ से टर्न हो रही है। ठीक है, और फाइनली आपस में वो मिल जाएगी और दो सेल बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बुलाते हैं, जब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर डिवाइड होने लगता है, दो हिस्सों में बंटने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड, देन साइटोप्लाज्म विल डिवाइड। क्लियर? तो अब फाइनली क्या होगा, ये दोनों सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और हमें मिलेंगे डॉटर सेल्स। हमें क्या मिलेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, पेरेंट था, एक ही पेरेंट डिवाइड हुआ और दो हमें डॉटर सेल्स मिल गए। तो यहां पर एक सेल से दो सेल मिले, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन, स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स, ऑलमोस्ट इक्वल। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। कहीं पर आप ये भी देखोगे कि कहीं पर किसी ऑर्गेनिज्म में आपको मल्टीपल फिजन भी दिखाई देगी। तो फिजन का मतलब क्लियर है, फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग। बाइनरी का मतलब था टू और मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा, राइट, दो से ज्यादा। तो मतलब यहां पर कई आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जैसे कि क्लोरेला है, ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो चार हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जैसे बैक्टीरिया एक सेल से दो बन रहे हैं, यहां पर एक सेल से चार बन जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स जहां पर मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलती है। तो जल्दी से बताओ, क्या ये पूरा प्रोसेस समझ आया? तो हमेशा पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस विल बी कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड विल बी साइटोकाइनेसिस। रिमेंबर दैट। ठीक है, तो समझ आया ना सबको? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। चलो, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग, तो जैसा ये नाम बता रहा है, तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि यहां पर ना कहीं बड की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बड फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? तो ये जो बडिंग का एक प्रोसेस है, इट इज वेरी कॉमन इन ईस्ट।
ठीक है, तो वही हमने नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप ये वाला सेल देखो, तो ये जो हमारा सेल है ये एक ईस्ट सेल है, एक पेरेंट ईस्ट सेल है, या आप इसको मदर ईस्ट सेल भी बुला सकते हो। तो अगर आप इस सेल को देखोगे ना, तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये जो बीच में है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये क्या है, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा, हमने बाइनरी फिजन में क्या देखा था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। तो सेम ही प्रोसेस यहां पर भी होगा। सबसे पहले हमें ऐसे एक आउटग्रोथ सी देखने को मिलेगी, और हमें ये देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया है, और इलोंगेट होने के बाद न्यूक्लियस अब डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, सबसे पहले हमें एक आउटग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, किससे, एक पेरेंट सेल से। उसके बाद हमें यहां पर न्यूक्लियस इलोंगेट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एंड फाइनली ये जो न्यूक्लियस था ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस प्रोसेस को, जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, इसे हमने क्या बुलाया था, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर, तो इतना हो गया। तो देखो यहां पर इलोंगेट हुआ था, फाइनली यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका था, और यहां पर अब सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गई है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होते होते आपस में मिल चुकी है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गई है। सो द फोर्थ स्टेप दैट विल कम इज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो यहां पर दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं। क्लियर, तो अब आप यहां पर देखोगे कि एक पेरेंट की बॉडी से हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ गए हैं। अब जब ये बड जो है ना, इसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाता है, इसमें मतलब इसमें हर एक कंपोनेंट आ जाता है एज द पेरेंट सेल। नाउ दिस पर्टिकुलर बड विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और अब वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देता है। अब वो एक इंडिविजुअल ईस्ट सेल बन के जीना शुरू कर देता है, और अब उसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है, उसमें भी आउटग्रोथ, उसमें भी बड फॉर्मेशन देखने को मिलती है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एंड फाइनली दैट बड विल ग्रो अप टू अ सर्टेन स्टेज, एंड देन इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। तो जैसा इसका नाम है, मतलब यहां पर कोई चीज फ्रेगमेंट्स में टूट रही है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा, राइट। सो दिस इज स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा क्या है, एक लंबा सा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट। ठीक है, अब ये एक लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट है, बीच में ना ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें क्लोरोफिल है। तो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा को आप ब्रेक कर दोगे इनटू सेवरल पार्ट्स, अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको कुछ ऐसे काट दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास दिस इज फ्रेगमेंट 1, दिस इज फ्रेगमेंट 2, दिस इज फ्रेगमेंट 3। तो यहां पर हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फाइनली एक कंप्लीट इंडिविजुअल में बनकर निकल आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि एक स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा को आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीटली ग्रो हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्लियर, तो समझ आ गया। एग्जाम्पल याद रखना, किस ऑर्गेनिज्म में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, दैट इज स्पाइरोगायरा। क्लियर, तो बढ़े फिर आगे हम।
तो नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो ये भी समझना आसान है, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पोर्स। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख रहे हो तो जो स्पोर फॉर्मेशन है ना, ये यूजुअली आपको ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप ऊपर देख रहे हो, तो इसके अंदर ना बड़े सारे छोटे 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 ऐसे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स होते हैं, सो दीज स्पोर्स आर लाइट, द स्पोर्स आर light and they can be carried easily by wind और say insects। ठीक है, तो यहां पर स्पोर फॉर्मेशन जब होती है तो जो स्पोर्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज राइजोपस। कौन सा है ये, राइजोपस। तो राइजोपस में आपको ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स बनेंगे। तो जो स्पोर्स होंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो बल्ब है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एकदम टूट जाएगा। तो ये जब बर्स्ट करके ओपन होगा तो इसके अंदर से ना बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे। अब ये स्पोर्स होंगे एकदम हल्के फुल्के, और इतने हल्के फुल्के कि अगर हवा चलेगी तो ये हवा के साथ भी उड़ के चले जाएंगे। अगर कोई इंसेक्ट के कांटेक्ट में ये आते हैं तो इंसेक्ट भी इनको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। कैसे प्लांट्स में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए, सजाने के काम आती हैं कोई चीजें। ठीक है, तो वैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो हम अपने आसपास लगाते हैं, या जो हमारे आसपास होते हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स को ब्यूटिफाई करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाते हैं, और ऐसे प्लांट्स स्पोर्स फॉर्म करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मॉसेस। ठीक है, तो ये वाला आपने काफी देखा होगा, रॉक्स पे वो जो घास जमी रहती है, कहीं कहीं पर तो ये इतनी सुंदर लगती है ना, वो एक अलग ही नेचुरल ब्यूटी देती है, राइट। सो दीज आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और कहीं पर फर्न्स में तो ऐसे पत्तों वाले कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे अपने आसपास, सो दीज आर द फर्न्स। तो फर्न्स एंड मॉसेस वो कॉमन प्लांट्स हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, जिनके स्पोर्स काफी लाइट होते हैं और विंड और इंसेक्ट से ये इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर, तो स्पोर फॉर्मेशन समझ आया। तो जैसा नाम है बस वैसे ही ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गई बात, तो बढ़े फिर आगे। एक और चीज, स्पोर फॉर्मेशन, अब जब ये स्पोर्स उड़ के कहीं चले जाएंगे विंड से या इंसेक्ट से, तो होता क्या है कि पहले तो ये उड़ के कहीं जाएंगे, कहीं पर लैंड करेंगे, और जब सूटेबल कंडीशंस आएंगी ग्रोथ के लिए, मतलब टेम्परेचर भी फेवरेबल होगा, ह्यूमिडिटी भी होगी, पानी भी होगा, जब सूटेबल कंडीशंस आएंगी तब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और ये ग्रो करके कुछ नए प्लांट्स बना देते हैं, राइट। तो फेवरेबल कंडीशंस आने पर ही स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। हम इसके बारे में ही काफी अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब यहाँ पर प्लांट्स जो है, यूजुअली आप जब भी आप किसी प्लांट को ग्रो करने की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आपको क्या करना है, आपको 5 प्लांट्स उगाने हैं, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि कौन से सीड्स इजीली अवेलेबल हैं, किन से हम इजीली हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ सीड्स से ही प्लांट्स को नहीं उगाया जा सकता। इवन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के अंदर जिन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट्स। इनसे भी हम कुछ नए प्लांट्स उगा सकते हैं, और ऐसे प्रोसेस को जिसमें लीव, स्टेम या रूट्स इन
पार्ट्स का हम यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये नए प्लांट्स में ग्रो करें, और इन वेजिटेटिव पार्ट्स को हम बुलाते हैं प्रोपग्यूल्स। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म प्रोपग्यूल्स। सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स विच आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। क्लियर? यहाँ पर दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेचुरल, मतलब जो नेचर में खुद से चल रहा है, और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो दोनों ही तरह के मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now the first type is the natural vegetative propagation, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे reproduction by stem। तो इसका सबसे easiest example है घास, the common grass that we see around us। तो अगर आप कहीं से भी ना घास निकालने की कोशिश करो तो आप क्या देखोगे कि जब आप यहाँ से स्टेम को पुल करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो स्टेम है ना, ये धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि ये एक पूरी चेन बनी हुई है। एक जगह से घास खींच रहे हो, आगे 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 से वो उखड़ती ही जा रही है, मिट्टी से निकलती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि घास जो होती है ना, उसकी स्टेम बहुत वीक होती है। सो इट इज बेसिकली इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। तो जहां पर भी नोड्स इस सॉइल को टच होते हैं वहां पर रूट्स की और शूट्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो मान लो यहाँ पर नोड है, ये सॉइल से टच हुआ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ को रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर की तरफ को शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस, ये मिंट में भी काफी कॉमन है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट यस नॉट सो सिंपल। सो दैट इज जिंजर। तो जिंजर जो है, जिंजर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड स्टेम। जिंजर क्या है? जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्लियर? तो जिंजर में आपको नोड्स भी देखने को मिलेंगे और जिंजर में आपको इंटर नोड्स भी देखने को मिलेंगे, राइट? तो अब यहां पर ना नोड्स में आप देखोगे कि अगर ये एक स्टेम है, ठीक है, अगर स्टेम होती है तो स्टेम में मान लो यहां पर एक ये नोड है जहां से लीफ अराइज हो रही है। क्लियर? तो यहां पर ना एक आउट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है या बड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। कौन सा बड? एक्सिलरी बड। क्लियर? तो यहां पर आपको एक एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। तो ये जो बड है ना, इसी से रूट्स और शूट्स डेवलप होते हैं। तो जब भी फार्मर्स को जिंजर को ग्रो करना होता है तो वो एक छोटा सा पीस ले लेते हैं जिंजर का जिसमें एक्सिलरी बड हो और उसको सॉइल में लगा देते हैं। सॉइल में लगाने के बाद उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पानी की सप्लाई दी जाती है, उसको मैन्योर्स दिए जाते हैं और फाइनली इस बड से एक कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ अ स्टेम हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब इसमें ना एक और चीज अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी ध्यान से जिंजर को देखा, एक फ्रेशली एक अच्छा सा ग्रो हुआ जिंजर, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाती। तो अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको ना एक अलग सी डार्क ब्राउन सी लेयर, जो उसका छिलका होता है उसके भी ऊपर एक छोटी छोटी डार्क ब्राउन सी लेयर आपको दिखाई देती है, कुछ ऐसी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द लीव्स, द स्केली लीव्स, स्केल लीव्स या स्केली लीव्स। तो हैं ये पत्ते ही, क्योंकि देखो स्टेम है तो स्टेम के ऊपर पत्ते तो होते हैं, राइट? तो हैं तो ये लीव्स ही, लेकिन इनका साइज जो है ना वो बहुत रिड्यूस हो गया है। सो दीज लीव्स आर हैव रिड्यूस्ड देयर साइज अ लॉट, राइट? सो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम जो हमें जिंजर में देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम इज पटेटो। तो हम पटेटो के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आलू सबने देखा है अपने घर में, तो आलू में भी ना आपको कई बार ऊपर कुछ व्हाइट कलर्ड आउटग्रोथ सी दिखाई देती है, राइट? सो दे आर द बड्स। इसी आलू को ना आप ज्यादा दिन गर्म और एक ह्यूमिड कंडीशन में रहने दो ना, तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज ऑल दिस इज बेसिकली द रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो स्टेम जो है ना वो खुद ही रिप्रोड्यूस करने लग जाती है। सो पोटैटो इज अगेन अ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो क्या है? पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें हमें ये छोटे छोटे यहाँ पर ये जो आईज दिखाई देती है, पोटैटो की आईज जिन्हें हम बोलते हैं। सो बेसिकली दे आर द
वेजिटेटिव बड्स, जिन्हें हम आईज बोलते हैं, जो व्हाइट कलर की हमें आउटग्रोथ दिखाई देती है, राइट। तो अगर आप इस आई वाले पोर्शन को कट करके एक मॉइस्ट सॉइल में डालोगे, एक ह्यूमिड कंडीशन में, तो वहां पर इन्हीं आईज से, इन बड्स से ही एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज अनियन। तो अनियन आप सबने देखा है, तो ये जो अनियन की ये वाली जो चीज है जो हम सब्जी में यूज करते हैं या फिर हम इसको सैलेड में यूज करते हैं, सो दीज आर बेसिकली द लीव्स, दीज आर द फ्लैशी लीव्स। और यहीं पर आपको नीचे ना ये व्हाइट कलर दिखाई देता है, ऑलमोस्ट येलोइश व्हाइट कलर का अंदर, सबसे अंदर वाली जो लेयर्स होती हैं, सो दे आर बेसिकली द बड्स, ठीक है। और जो नीचे ये वाला पोर्शन आप देखते हो, दीज आर द रूट्स। तो अनियन भी क्या है, अनियन भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। तो अनियन भी क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसका काम है फूड की स्टोरेज करना और दूसरा वेजिटेटिवली प्रोपगेट करना। तो दीज वर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय लीफ। लीफ मतलब हमें अब रिप्रोडक्शन करानी है थ्रू लीव्स, ठीक है। तो इसका बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम जो प्लांट है ना, वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर कुछ आपको कुछ बड टाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो और इसको जरा डिटेल में देखें तो आपको एक पत्ते में ना ऐसे बड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ बड्स। अब अगर आप इस बड को यहां से निकालते हो, सॉइल में डाल देते हो, या ये नेचुरली ही सॉइल में टूट के यहां से गिर जाते हैं, तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि इन्हीं बड्स से, इन बड्स को बुलाते हैं हम एडवेंटिशियस बड्स। तो ये जो बड्स होते हैं ना, ये जो मार्जिन्स पे होते हैं, लीफ की मार्जिन पे, ये जब मॉइस्ट सॉइल में गिरते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो इन बड से एक कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाता है। सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन बाय लीव्स हैपन। क्लियर। तो ये तो सिंपल था। इसका मेन जो आपको याद रखना है, दैट इज एग्जाम्पल। तो ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, उसके मार्जिन पे छोटे छोटे एडवेंटिशियस बड ग्रो होते हैं, और ये जो बड्स हैं, व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन अ मॉइस्ट सॉइल एंड व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशंस, दे ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का थर्ड मेथड, दैट इज रिप्रोडक्शन बाय रूट। तो रूट, हमने स्टेम देखा, लीफ देखा, अब रूट में क्या होता है, कुछ प्लांट की रूट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, स्वीट पोटैटो। तो किस किस ने स्वीट पोटैटो खाया है? स्वीट पोटैटो इज वेरी रिच इन स्टोर्ड फूड, ठीक है। तो ये जो स्वीट पोटैटो है ना, यहाँ पर क्या होता है, इट इज वेरी वेरी रिच इन स्टोर्ड फूड एंड इट इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट डेवलप्स न्यूमरस लार्ज स्वोलन फ्लैशी रूट्स। तो काफी फ्लैशी रूट्स ये डेवलप करते हैं, और इन रूट्स में बहुत ज्यादा फूड होता है इनके अंदर। तो ऐसी जो रूट्स होती हैं, ये खुद से ही एक नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। वैसे ही इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज कैरेट, विच इज बेसिकली अ बाइनियल प्लांट। कौन सा प्लांट है? बाइनियल प्लांट, ठीक है। तो ये एक बाइनियल प्लांट है, मतलब कि 2 साल में एक बार हमें इसकी फसल मिलेगी। क्लियर। तो ये जो कैरेट होता है ना, कैरेट भी रूट से ही ग्रो करता है। तो रूट्स जो होते हैं, वो पहले साल में रूट्स ग्रो होंगी, ठीक है, फिर उनमें फूड स्टोर होगा उन रूट्स के अंदर, कैरेट में, और अगले साल जो सेकेंड ईयर आएगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे, सीड्स आएंगे, और फाइनली उसके बाद 2 साल बाद ये पौधा जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ पर रूट्स में ही होता है इनका बड, और इसी बड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है कि कैसे रूट से
एक नया प्लांट आता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था क्या, रिकॉल करें फिर से, एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें प्लांट सीड से ग्रो नहीं करता है, वो ग्रो करता है कुछ वेजिटेटिव पार्ट से जिन्हें हम प्रोपग्यूल्स बुलाते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट्स है स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, तो समझ आ गया। तो अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के। नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो देखो एक ऐसा मेथड है जिससे थोड़े से टाइम में हमें प्लांट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो नए प्लांट्स हैं वो बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहे हैं एक छोटे से एरिया में। अब जैसे हमने ग्रास की ही बात की थी, तो ग्रास क्या है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था ग्राउंड पर। तो जब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था तो जहां पर भी नोड सॉइल से टच हो रही थी वहां पर रूट्स और शूट्स की डेवलपमेंट हो जा रही थी, राइट। तो मतलब एक छोटे से टाइम में, एक छोटे से एरिया में फटाफट से क्या हो रहा है, नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। थर्ड इज श्योरर मेथड ऑफ प्रोपगेशन, क्योंकि नेचुरल है, कोई ह्यूमन एफर्ट एज सच है नहीं इसमें, तो यहाँ पर ना एक ऐसा मेथड है जिससे हमें पता है कि फॉर श्योर हमें नए प्लांट्स मिल जाएंगे। द फोर्थ इज गुड कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट आर रिटेन्ड, मतलब अब एक पेरेंट प्लांट है उसी से नए नए प्लांट्स बनते जा रहे हैं। तो अब जो खासियत, जो अच्छी बातें इस नए प्लांट में है, सॉरी इस मदर प्लांट में या पेरेंट प्लांट में है, वो फॉर श्योर डॉटर प्लांट्स में आएंगी ही आएंगी। सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो देखो एडवांटेजेस तो हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब कुछ कमियां भी हैं इसमें। तो सबसे पहले है कि सारे के सारे प्लांट्स वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे उनका पेरेंट प्लांट होगा। तो अभी हमने बोला कि अगर मान लो कि कोई खासियत है इस प्लांट में से, न्यूट्रिशन में ना ये मदर प्लांट बहुत रिच है, हमने कैरेट की बात कर ली। ठीक है, तो कैरेट है ना ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो ये जो न्यूट्रिशन है ना ये सभी प्लांट्स में जाएगा, ये सभी डॉटर सेल्स में सेम न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मान लो कि इस पेरेंट प्लांट में ना कोई डिजीज, तो अब मान लो कि ये जो पेरेंट प्लांट है ना इसको कोई डिजीज है, तो अब ये जो डिजीज है ना ये भी साइमल्टेनियसली सारे ही प्लांट्स को अफेक्ट करेगी, या कोई डिजीज फैल जाती है जिससे पेरेंट प्लांट ससेप्टेबल है, मतलब वो बहुत इजीली वो पेरेंट प्लांट कैच कर ले रहा है वो डिजीज। तो अगर वो कैच कर ले रहा है तो जितने भी डॉटर सेल्स हैं सभी के सभी उस डिजीज को उतने ही इजीली कैच कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। तो अगर एक प्लांट खराब हुआ ना तो इट इज लाइक 99% की बाकी सारे भी खराब हो जाएंगे, तो बेसिकली वो पूरी फसल ही खराब हो जाएगी। सेकेंड, डॉटर प्लांट्स टेंड टू रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया लीडिंग टू कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, नेचुरली हो रही है, तो क्या होगा, एक ही फील्ड है, उस फील्ड में मतलब एक छोटा सा एरिया है, उसी एरिया में आसपास सेम ही प्लांट्स ग्रो करेंगे। अब क्योंकि सेम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सेम प्लांट्स हैं, उनकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको धूप भी एक बराबर चाहिए, उनको पानी भी एक बराबर चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स भी एक बराबर चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं प्लांट्स के अंदर कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बात समझ आई कि एडवांटेजेस तो हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर? तो बढ़े आगे आर्टिफिशियल मेथड्स की तरफ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियली भी हम कुछ प्लांट्स को वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज कटिंग। तो जैसा इसका नाम है, हम कुछ कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर यूजुअली क्या कट करते हैं, हम स्टेम को कट करते हैं, और हम स्टेम में ये ध्यान रखते हैं कि इस स्टेम में क्या होना चाहिए, इस स्टेम में होना चाहिए एक्सिलरी बड्स होने चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसे बड्स जो
एक्सियल पोजिशन पे हो। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सियल पोजिशन। सो इफ दिस इज द स्टेम एंड से दिस इज द नोड जहां से एक लीफ अराइज हो रही है, यहाँ पर सो दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज एक्सियल, और यहाँ पर कुछ बड्स होते हैं, सो दे आर द एक्सिलरी बड्स। तो ये एक्सिलरी बड होना चाहिए, और अब इस एक्सिलरी बड को जब आप किसी मॉइस्ट सॉइल में डालोगे या फिर आप इसको कहीं पर से वाटर में डालोगे, तो वहाँ पर रूट्स और शूट्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमनली हम करते हैं अपने घरों में मनी प्लांट के साथ। वैसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि शुगर केन है, रोज, चाइना रोज और लेमन, इन सब को हम कटिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Now coming on to the next method, that is layering. So layering is the second type of artificial propagation method. तो layering में क्या होता है, layering में हम एक स्टेम को खींचते हैं और उसको हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये मेरा एक पेरेंट प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी एक ये ब्रांच खींची और इस ब्रांच को ना हमने पुल किया और हमने इस ब्रांच के कुछ पोर्शन को हमने सॉइल के नीचे डाल दिया, ठीक है। तो अब इस सॉइल में भी, अब इस ब्रांच में भी एक चीज है जो यहां पर भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इस ब्रांच में होना चाहिए एक्सिलरी बड, ठीक है। तो यहां पर भी एक्सिलरी बड होना चाहिए, तभी यहां पर भी रूट्स और शूट्स का डेवलपमेंट शुरू होगा। क्लियर। तो अब जब आप इसको ऐसे खींचोगे, से यहां पर था एक्सिलरी बड, तो यहां पर रूट्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे अब हमें शूट्स भी डेवलप होते हुए नजर आएंगे। मतलब सॉइल के नीचे रूट्स डेवलप हो रहे हैं और सॉइल के ऊपर शूट्स डेवलप हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। ये बहुत कॉमन हम देखते हैं मिंट में, रोज में और जैस्मीन में, राइट। तो एग्जाम्पल्स सबके याद रखने हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको, कोई भी ऐसा प्लांट आपको समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का मेथड हम यूज कर सकते हैं, सो यू नो दैट यू हैव आस्क क्वेश्चन सेक्शन टू आस्क योर डाउट्स। सो प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। सो दिस इज लेयरिंग। तो बेसिकली हमने एक ब्रांच को खींचा, मिट्टी के नीचे दबा दिया और अब यहाँ पर एक्सिलरी बड होना चाहिए, तो वहां से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी रूट्स और शूट्स की। सिंपल था समझने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दो टर्म्स है ना, उनको आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। सो द थर्ड टाइप इज ग्राफ्टिंग, जो आपको रोज, मैंगो और गुआवा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर दो एक तरह से ब्रांच, एक जैसे दो स्टेम होती हैं। एक वो स्टेम होती है जो सॉइल में होती है, मतलब वो पार्ट स्टेम का जो सॉइल में लगा हुआ होता है और उसके पास अपनी रूट्स होती हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो ऑलरेडी जो सॉइल में लगा हुआ होता है, मतलब वो पार्ट जिसके ऊपर हम कुछ और लगा रहे हैं। सो दैट इज स्टॉक। ये वाला जो सॉइल से ऑलरेडी अटैच्ड है, सो दिस इज स्टॉक। और वो स्टेम का पार्ट जिसे हम ऊपर से लगाते हैं दूसरी स्टेम के ऊपर, उसे हम बोलते हैं स्कायन, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्कायन। स्कायन में ही हमें देखने को मिलते हैं बड्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों को एक दूसरे से फिक्स कर दिया। हमने यहाँ पर इस जगह पर ना हम इसको अच्छे से टाई भी कर देते हैं, इसमें वैसलीन की भी एक लेयर लगा देते हैं, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेम में या ब्रांच में ना जाए, राइट। सो दो टर्म्स कौन सी याद रखने वाली हैं, एक तो है स्टॉक और दूसरी है स्कायन। तो वो पेरेंट प्लांट जो रिसीव कर रहा है दूसरी स्टेम जो सॉइल से अटैच्ड है, दैट इज स्टॉक। और जो हम एक नया स्टेम, ऊपर से एक नया ब्रांच या स्टेम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट इज स्कायन। क्लियर। तो समझ आ गई ये बात। और इसी में जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज स्कायन, उसी के पास होते हैं बड्स। क्या होते हैं उसके पास, बड्स। क्लियर हो गई बात। तो ये इतनी सी बात समझ आई। नाउ अगर हमें किसी भी
किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट को अगर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो उस ग्राफ्ट को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैम्बियम की लेयर्स। मतलब ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है और खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा लेयर है ना, ये काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में होना चाहिए एक दूसरे से। अगर ये क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ना पानी का ट्रांसफर होगा ना खाने का होगा, तो ये हमारा ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इफ यू रिकॉल, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ इस तरह होते हैं, पूरी पाइपलाइन होती है हमारे प्लांट्स में नीचे से ऊपर तक जो पानी लेकर जाती है, बिल्कुल एक पाइप जैसा होता है, एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बना रहता है। तो सेम जब हम एक के ऊपर एक ग्राफ्ट को लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कैम्बियम है, तो कैम्बियम इज बेसिकली ये जाइलम और फ्लोएम वाला पूरा एक नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है ये एक दूसरे के एकदम ऐसे क्लोज कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्लोज कांटेक्ट में होगा तभी क्या होगा, तभी पानी ऊपर जाएगा और तभी जितना भी फूड ऊपर के पार्ट्स में, लीव्स में बन रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ को ट्रांसपोर्ट होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लांट को ग्रो करना है तो उसको पानी और उसको खाना भरपूर चाहिए, और वो भी उसका जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है वाटर एंड फूड का, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर while doing all these things, while we are grafting something, ठीक है। तो समझ आ गया। तो रोज में भी अगर आपने कहीं कहीं देखा होगा तो ऐसे दो कटिंग्स होती हैं जिन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसको अच्छे से टेप से जोड़ा जाता है और बाहर वो जेल या वैक्स भी लगा दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया है। तो बढ़ते हैं आगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है ना, वो एक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। मतलब यहाँ पर ना प्लांट्स के टिश्यूज को हम कल्चर करते हैं और एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं, उगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स को कल्चर करने की एक टेक्निक है ये। सो इट इज द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक कल्चर मीडियम। तो जैसे हमने ये एक कोनिकल फ्लास्क ली है, तो ये कोन जैसी होती है, तो इसे हम बुलाते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं। मतलब एक ऐसा मीडियम डालेंगे जिसमें हर एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम अपने प्लांट को स्टडी करेंगे। जो सेल्स, जिस प्लांट के सेल्स हम ग्रो करने वाले हैं, उन सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन सारी स्टडी करने के बाद हम एक मीडियम बनाते हैं ग्रोथ के लिए, उन सेल्स की ग्रोथ के लिए। सो दैट इज द कल्चर मीडियम, ठीक है। तो उसको हम बुलाते हैं कल्चर मीडियम। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्लांट लेंगे जिसे हम शूट एपेक्स भी बोलते हैं। मतलब हम बेसिकली एक ऐसी चीज लेंगे, एक ऐसा पार्ट लेंगे अपने प्लांट का जिससे हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एक सूटेबल पार्ट या एक डिजायर्ड पार्ट लेंगे। क्लियर। अब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना टाइटली प्लग कर देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे। मतलब हमें ना किसी टाइप की कंटामिनेशन नहीं चाहिए अपने मीडियम में। तो हम इसको प्रॉपर्ली सील कर देंगे, इसके माउथ को। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, पूरी कंडीशंस भी दी, लाइट, पानी, हर चीज हमें प्रॉपर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लाइट हम यहाँ पर देंगे। तो अब क्या होगा, अब ये जो सेल्स थे जो हमने इनिशियली एज एक्सप्लांट डाले थे ना, नाउ दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। और जब वो डिवाइड करते जाएंगे तो अब हमारे पास एक मास बन जाएगा सेल्स का, एंड दैट मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। सो व्हाट इज कैलस? सो कैलस इज मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एक्सप्लांट जो है वो कैलस बन जाएगा अब।
क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे ये ग्रो करता रहेगा, ये जो सेल्स हैं अब ये डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे इनटू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। तो अलग अलग प्लांट पार्ट्स के जैसे दिखने वाले पार्ट्स जो हैं अब बनना शुरू हो जाएंगे इस कैलस से। सो नाउ इट इज द स्टेज व्हेन वी कॉल इट एज प्लांटलेट्स। क्लियर। अब प्लांटलेट्स के बाद इसको हम थोड़ा सा जैसे 4 to 6 वीक्स के लिए वी विल लेट इट इनसाइड दैट कल्चर मीडियम, इसको ग्रो होने देंगे एंड फाइनली आफ्टर 4 to 6 वीक्स वी विल टेक दिस प्लांटलेट आउट एंड वी विल प्लेस इट इन द सॉइल। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा सॉइल में इस प्लांटलेट को डालना। सो प्लांटलेट in the soil, so plantlet is put in the soil, right? तो अब soil में ये plant जो है ये पूरा grow हो जाएगा। Clear? So this is how micro propagation is done. Clear? तो आपको समझ आ गया। हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्लांट लेंगे जिसमें हमारा डिजायर्ड या सूटेबल प्लांट पार्ट है। अब हम उसको कल्चर मीडियम में डालेंगे, कल्चर मीडियम में डालने के बाद उसको सूटेबल कंडीशंस देंगे। अब ये सेल्स डिवाइड करते जाएंगे और मास ऑफ सेल्स बना देंगे जिसे हम कैलस बुला रहे हैं। कैलस फर्दर डिफरेंशिएट करेगा और अलग अलग प्लांट पार्ट्स अब हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब अब ये जो सेल्स जो हमने स्टार्ट किया था, सेल्स से जो जर्नी स्टार्ट की थी, अब वो हमें एक छोटे से प्लांट जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। So now it is the stage when we call it as plantlet. प्लांटलेट को 4 से 6 हफ्ते के लिए अभी हम इसी मीडियम में रहने देंगे और फाइनली इसको निकाल के हम सॉइल में डाल देंगे। सो दिस कंप्लीट टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन एंड दिस इज अ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लियर, बात समझ आ गई? तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरी सिचुएशन को, कंडीशन को हम समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन यूजिंग सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक छोटा सा प्लांट पार्ट लिया जिसे हमने बुलाया एक्स प्लांट। तो ये क्या था, ये एक सूटेबल प्लांट पार्ट था जिसमें वेजिटेटिव बड्स थे और इस बड से रूट्स और शूट्स डेवलप हो जाएं। ठीक है, तो ये एक सूटेबल पार्ट है हमारे प्लांट का जिसे हमने एक्स प्लांट बुलाया है। अब इस एक्स प्लांट को हम ट्रीट करेंगे कुछ केमिकल्स के साथ, कुछ स्टरलाइजेशन केमिकल्स के साथ, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ किसकी, इन्फेक्शंस की। कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कोई वायरल ग्रोथ ना हो, मतलब किसी भी तरह के माइक्रोब्स ना ग्रो करें और हमारे इस एक्स प्लांट को खराब कर दें। तो इसलिए हमें अपने इस एक्स प्लांट को ट्रीट करना पड़ता है कुछ स्टरलाइजेशन केमिकल से। उसके बाद इनको हम कल्चर कर देते हैं कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने एक प्रॉपर मीडियम बनाया। ठीक है, जहां पर हमने अपने इस सैंपल को या इस एक्स प्लांट को हमने डाल दिया। एक्स प्लांट को यहाँ पर डालने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि सेल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हमें एक मास ऑफ सेल्स मिल जाएगा एंड दिस मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैलस। ठीक है, अब ताकि ये और अच्छे से ग्रो करे, इसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर हम जिनको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं या ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये इस कैलस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फास्टर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर हम देखते जाएंगे कि ये कैलस जो है, ये जो मास ऑफ सेल्स था, जो हमें इनिशियली सिर्फ मास ऑफ सेल्स लग रहा था, वो ग्रो कर रहा है और डिफरेंशिएट करना शुरू हो गया है। तो हमें इससे डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमें स्टेम अलग दिख रही होगी, बड्स अलग दिख रहे होंगे, लीव्स अलग ग्रो होती हुई दिख रही होंगी, फिर रूट्स अलग दिख रही होंगी। तो कैलस जो है वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है इनटू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स एंड एट दिस पॉइंट वी कॉल दिस एज प्लांटलेट। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट, दैट इज प्लांटलेट। क्लियर, अब इसको हम 4 से 6 हफ्ते के लिए इन प्लांटलेट्स को वहीं रखते हैं, उसी न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको रिक्वायर्ड कंडीशंस और न्यूट्रिएंट्स देते जाते हैं और आफ्टर 4 to 6 वीक्स हम क्या करते हैं, उनको निकालते हैं और सॉइल में
ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बुलाते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें कोई ऐसा प्लांट ग्रो करना है जो वैसे नेचुरली वो किसी डिजीज से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर डिजीज फ्री स्टॉक को अगर हमें ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में माइक्रो प्रोपगेशन एक बहुत ही सूटेबल टेक्निक है। एंड दिस माइक्रो प्रोपगेशन इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि इनिशियली हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम से। हमने उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हर एक वो चीज डाली है जो प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए इनिशियल टाइम पर, ठीक है। और अब क्योंकि हमने आर्टिफिशियली पूरा मीडियम बनाया है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बुलाते हैं। क्लियर? तो समझ आ गई सबको? तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स जिन्हें हम माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से प्रोपगेट करते हैं वो हैं कुछ ये। तो सबसे पहले दिस इज ऑर्किड, ठीक है। तो ऑर्किड इतने सुंदर ब्यूटीफुल से जो फूल होते हैं, हम इनको माइक्रो प्रोपगेशन से प्रोपगेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, ठीक है। द नेक्स्ट वन ओवर हियर दैट यू कैन सी इज ग्लैडियोलस। Clear? So these are the different plants which can be propagated using micro propagation method. Now let us talk about the benefits of plant tissue culture technique. तो ये जो अभी हमने micro propagation technique पढ़ी, which is basically a plant tissue culture technique, तो इसकी benefits क्या हैं? सबसे पहला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किया है, तो हम रैपिडली कुछ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। मतलब फास्ट हम कुछ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक जैसे दिखते हों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या बहुत ही प्रोडक्टिव टेक्निक है सुपीरियर वेराइटीज बनाने के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं जिनके सीड्स डॉर्मेंट होते हैं, तो इन सीड्स में ही क्या होता है, सीड्स के अंदर क्या होता है, सीड्स के अंदर होता है एम्ब्रायो। तो इस एम्ब्रायो को हम क्या कर सकते हैं, इस एम्ब्रायो को हम कल्चर कर सकते हैं, और कल्चर करने के बाद हम इसको माइक्रो प्रोपगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास हम इनको सूटेबल कंडीशंस दे के, इस एम्ब्रायो को सूटेबल कंडीशन दे के हम इससे फटाफट से रैपिडली कुछ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात? तो हमने बेनिफिट्स देखे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पर। तो जो भी हमारे पास टेक्निक है या जो भी हमारे पास चीजें हैं, उनके अगर बेनिफिट्स हैं तो उनकी लिमिटेशंस भी हैं। अब जैसे अगर हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की बात करें, तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है। तो हमने क्या किया था, हमने एक मीडियम बनाया, एक कल्चर मीडियम बनाया, उस मीडियम में हमने सेल्स को ग्रो कराया। तो देखो, अब जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, जिन सेल्स को हमें ग्रो करना है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सेल को या उस पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए क्या, खाना क्या चाहिए। तो वो जो खाना है ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। उसको धूप कितनी चाहिए, उसको पानी कितना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर हम एक बार रिकॉल करें, हमने पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एक कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, दे आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दे आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर ना एक क्विक टेस्ट है आपके लिए, जिसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दोगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे। तो मैं आंसर का वेट करूंगी चैट बॉक्स में, ठीक है। तो सब आंसर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या था कि अगर ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, अगर इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दो या इससे कम दो, तो दोनों ही चीज प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही थी। ऐसा ही हो रहा था ना। तो यहाँ पर ना बहुत ही साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए। मतलब हमें उसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, प्लांट को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक कल्चर मीडियम बना पाएंगे और तभी हम उस प्लांट को सक्सेसफुली ग्रो करा पाएंगे। तो सबसे पहली लिमिटेशन ही तो यही है कि
वो साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्टीज इज नीडेड। द नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल द केसेस। तो आप हर एक प्लांट को प्लांट टिश्यू कल्चर से ग्रो नहीं कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन रिमोट एग्रीकल्चरल एरियाज। अब अगर आप अपनी ही कंट्री में ले लो तो कुछ ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे IARI में आपको काफ़ी डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी डेवलप्ड टेक्निक्स, काफ़ी डेवलप्ड चीज़ें या केमिकल्स, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कहीं रूरल सी किसी लैब में जाओगे ना, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ ईजिली नहीं मिलेगी और ना ही ये हर जगह अप्लाई होती हैं, ना ही इनको हर जगह अप्लाई करना इतना ईजी होता है। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस that we see of plant tissue culture technique। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई है। तो इसके साथ ना एक क्विक क्वेश्चन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये समझ आए कि कहाँ पर अभी कमी है और आपको और कितना समझना है। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो, सो यू ऑल नो दैट यू हैव टू आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। So now the question is, briefly explain why a gardener prefers to grow certain plants vegetatively। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्यों कुछ गार्डनर्स या फार्मर्स ऐसे सोचते हैं कि हमें ना प्लांट्स को वेजिटेटिवली ही प्रोपगेट कर देना चाहिए। तो स्पेशली मी बीइंग अ गार्डनर, मतलब मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ये इसलिए सोचती हूँ क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पर रैपिड प्रोपगेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो रैपिड प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स होता है। क्लियर? दूसरा, मुझे पता है कि यहाँ पर पक्का ही मुझे ये प्लांट जल्दी प्रोपगेट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे घर में ऐसे ही प्लांट्स हैं जिनको मैं वेजिटेटिवली प्रोपगेट करती हूँ कि कोई कटिंग से, कोई ग्राफ्टिंग से, कैसे भी करके मैं उन प्लांट्स को प्रोपगेट करती हूँ। सो बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि ऐसा हो जाएगा और मुझे एकदम आइडेंटिकल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो सारे के सारे जितने भी आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस पढ़े थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके लिख दो। सो दैट इज ऑल अबाउट द व्हाई गार्डनर्स प्रेफर टू ग्रो सर्टेन प्लांट्स वेजिटेटिवली। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। सो आई होप जितना भी आज हमने डिस्कस किया है इस सेशन में वो आपको हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, एंड टिल देन एज यू नो, लर्नोहब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।